हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। मुझे आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी के एग्ज़ाम के भी दिन बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं, तो आप सभी अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल पूरी जोर से करें। जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले जितनी भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, मैंने सभी का डिस्कशन आपका अलग अलग हर एक चैप्टर का मैंने वीडियो बना रखा है। यदि आपने कोई भी वीडियो मिस किया हुआ है तो प्लीज़ आप जाएं और उस वीडियो को देखें, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। साथ ही मैंने आपका सेंटअप एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए इस बार 2020 में 2020 के एग्ज़ाम में, वो भी क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन किया है। यदि आपने वो भी नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे आपको उसकी सारी लिंक अवेलेबल है और वहाँ से जाके आप अपनी तैयारी को और तैयारी में चार चांद लगाएँ। जैसा कि आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो बिहार बोर्ड क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका लेसन नंबर आपका 7 फायर हिम, जिसकी अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो इनका नाम इसका हिंदी होता है अग्नि स्तुति, जो अग्नि की पूजा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फायर हिम अग्नि स्तुति, अग्नि की जाप, अग्नि की पूजा। जिनको लिखने वाले जो हमारे जो पोइट बनते हैं उनका नाम है KK दारुवल्ला। ये रहे हमारे KK दारुवल्ला, जो कि इन्होंने आज हमारे इस लेसन में बहुत ही अच्छी अच्छी बातों का डिस्कशन किया है, बहुत ही अच्छी बातों का इन्होंने वर्णन किया है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। दोस्तों, जो भी आप इस पर नए हों प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाले सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ दिल से एक लाइक और एक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फायर हिम इज रिटन बाय, फायर हिम लिखी गई है किनके द्वारा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है, आपके एग्जाम में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो फायर हिम किनके द्वारा लिखी गई है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा जो बनने वाला है वो आपका बनेगा KK दारुवल्ला। KK दारुवल्ला साहब जो हैं इन्होंने ही फायर हिम को लिखा है। KK दारुवल्ला जिनका जन्म 1937 में होता है, इन्होंने ही इस फायर हिम नाम के लेसन को लिखा है। कमला दास जो लिखी हुई है वो बनता है आपका माई ग्रैंड मदर हाउस। W.H. ऑडेन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जॉन किट्स और टू ऑटम, ये इन्होंने लिख रखा है। नंबर 2, KK दारुवल्ला बिलोंग्स टू डैश रिलीजन। KK दारुवल्ला कौन से धर्म के थे, कौन से धर्म के वो बिलोंग मतलब कौन से धर्म के वो बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा जो बनेगा वो बनेगा जोरस्ट्रियन। KK दारुवल्ला जो है वह जोरस्ट्रियन धर्म से बिलोंग करते थे। सर ये जोरस्ट्रियन जो है जिसे हम हिंदी में पारसी धर्म कहते हैं, ये लगभग 2500 साल 2500 साल पुराना ये एक धर्म है। अगर मैं बात करूँ तो इस धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई, इसका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो वह बनता है सर ईरान। ईरान में इस धर्म की उत्पत्ति होती है। दूसरी चीज़, ये जो धर्म है जोरस्ट्रियन, ये लोग पूजा करते हैं, किनकी पूजा करते हैं, तो ये पूजा करते हैं आपकी आग की, जो आग होती है उनको ये पूजा करते हैं। तो ये जो है KK दारुवल्ला ये बिलोंग करते कौन से रिलीजन से, जोरस्ट्रियन, जिसे हिंदी में हम सर पारसी बुलाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नंबर 3 क्वेश्चन, KK दारुवल्ला इज एन डैश पोएट। KK दारुवल्ला एक डैश कैसे कवि हैं, कौन से वह देश के कवि हैं। क्या वह इंडियन हैं, क्या वो इंग्लैंड के हैं, क्या वो इंडो अमेरिकन, इट मीन्स वो इंडिया में उनकी जन्म हुई और अमेरिका में रहने लगे हैं, या वो इंडो एंग्लिकन या एंग्लो इंडिया, तो वो जो बनते हैं वो एंग्लो इंडियन बनते हैं। इट मीन्स इनका जन्म इंडिया में हुआ है और ये जा कर के ब्रिटेन में, इट मीन्स जो है ये इंग्लैंड में रहना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से जो है इन्हें इंडो एंग्लिकन या एंग्लो इंडियन कहा गया है। समझे, इन्हें एंग्लो इंडियन क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी जन्म इंडिया में होती है और यह सेटल्ड होते हैं, जैसे कि वो वहाँ पे रहना शुरू कर देते, उस देश की इन्हें नागरिकता मिल जाती है, जिस वजह से इन्हें एंग्लो इंडियन या इंडो एंग्लिकन कहा गया है।
नंबर 4, केके एंड दरुवल्ला गॉट। केके एंड दरुवल्ला को कौन कौन से प्राइज मिले थे? तो केके एंड दरुवल्ला को यहाँ पे 2 प्राइज मिले हैं। एक कॉमनवेल्थ मिला है और दूसरा जो है वहाँ पे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। कॉमनवेल्थ प्राइज उन देशों को दिया जाता है, मतलब जिस देश में ब्रिटेन ने कभी गुलामी करवाया हो, कि जिसको मतलब जिसके ऊपर ब्रिटेन ने कभी शासन किया हो, उस देश में जो है कॉमनवेल्थ प्राइज़ दिया जाता है। तो केके एंड दरुवल्ला साहब को जो है कॉमनवेल्थ से भी सम्मानित किया गया और साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नीचे आपकी पुलित्ज़र प्राइज़ दी हुई है। क्या आपको याद है पुलित्ज़र प्राइज़ किन्हें दिया गया है? नहीं सर, मुझे तो बिल्कुल नहीं याद है जी। पुलित्ज़र प्राइज़ जो दिया गया था वो बनता है W.H. ऑर्डेन। W.H. ऑर्डेन जो है आपके पोइट बनते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के, और जो है इन्हें जो पुलित्ज़र प्राइज़ से सम्मानित जो किया गया था वह उनकी जो बुक बनती है उसका नाम है द एज ऑफ एंजाइटी। इसी बुक की वजह से जो है W.H. ऑर्डेन को पुलित्ज़र प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। नंबर 5, केके एंड दरुवल्ला वॉज अ पोएट एंड डैश। केके एंड दरुवल्ला एक कवि तो थे ही थे, और कुछ थे क्या? बिल्कुल थे। वह एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और एक सिविल सर्वेंट भी थे। वैसे यहाँ पे पोएट बोलना थोड़ा सा मुझे गलत हो जाएगा, बट इन्होंने यहाँ पे पोयम लिखा है जिस वजह से इन्हें पोएट बोला गया है। बट अब पोएट से ज़्यादा ध्यान रखें कि केके एंड दरुवल्ला एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और वह एक सिविल सर्वेंट थे। सिविल सर्वेंट सरकारी सेवक जो है। केके एंड दरुवल्ला जो हैं ये इंडिया में पुलिस की जॉब भी किए हुए हैं, जिस वजह से जो है इन्हें सिविल सर्वेंट भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फायर हिम डिस्क्राइब्स अबाउट अ। ये जो फायर हिम जो लेसन है इसमें किस चीज़ का वर्णन होता है? नेचर्स ब्यूटी, क्या प्राकृतिक की सुंदरता का, सिमेट्री, कब्रिस्तान का, गार्डन, बगीचा का, बर्निंग घाट, वो घाट जहाँ पे दाह संस्कार की जाती है, वो जगह जहाँ पे हिंदू धर्म कि जब मरने के बाद जो अंतिम जो संस्कार होती है दाह संस्कार, जिसका मतलब जिन्हें अग्नि में सौंप दिया जाता है, उसे कहा गया यहाँ पे बर्निंग घाट। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे जो है जो केके एंड दरुवल्ला जो है यह वर्णन करते हैं बर्निंग घाट का, एक दाह संस्कार वाली एक जगह का। नंबर 7, द रेडनेस ऑफ फायर, जो आग की जो ललाट है, जब एक दिन कवि गुजर रहे होते हैं उस दाह संस्कार वाली जगह से, तो उन्हें आग की जो ललाट होती है कवि को प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? क्या प्यारा लगता है, एविल लगता है, प्लीजेंट आनंदमय लगती है, या क्रूअल? क्रूअल मतलब होता है दुष्ट, मतलब बहुत ही जालिम टाइप की लगती है। तो जो कवि हैं उनको जो ये आग की जो ललाट होती है वह बहुत ही दुष्ट, बहुत ही जालिम जैसा प्रतीत होता है, जिस वजह से इसका राइट आंसर बनेगा क्रूअल। द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स क्रूअल टू द पोएट। द टर्म जोरस्टियन इन फायर हिम स्टैंड फॉर, ये जो जोरस्टियन शब्द का प्रयोग किया गया फायर हिम लेसन में, ये किसके लिए यूज़ किया गया? क्या हिंदू के लिए, मुस्लिम्स के लिए, पारसी के लिए, या क्रिश्चियन के लिए? मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ये जोरस्टियन जो वर्ड है ये इसे हम पारसी धर्म कहते हैं। नंबर 9, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू केके एंड दरुवल्ला वॉज डैश माइल्स अवे। अब समझिएगा क्या होता है। ये जो केके एंड दरुवल्ला जो हैं इन्हें जब इनका एक बेटा होता है, इन्हें एक सन होता है, तो किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु होने की वजह से जो है ये अपने बेटे को अग्नि में सौंप देते हैं। अब अग्नि में ही क्यों सौंपते हैं? जैसे कि ये पारसी धर्म के हैं और पारसी धर्म में अग्नि को भगवान माना जाता है, ईश्वर माना जाता है, उन्हें प्रभु माना जाता है, और उसमें बॉडी को सौंपा नहीं जाता है, उसमें दाह संस्कार नहीं किया जाता है। तो मरने के बाद क्या किया जाता है उनके बॉडी को? जैसे उन्हें मरने के बाद जो है उन्हें टावर ऑफ साइलेंस पे ले जाके छोड़ दिया जाता। अब ये क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। जिस वजह से अब ये जो लेखक जो हैं इनकी मतलब जो टावर ऑफ साइलेंस जो थी वो घर से काफ़ी दूर थी और इनके पास उतनी ज़्यादा आर्थिक
स्थिति नहीं अच्छी थी, जिस वजह से जो है ये अपने बेटे को जो है, अपना बेटा जो इनका रहता है उसे अग्नि में सौंप देते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो उनके घर से जो सबसे नज़दीक जो टावर ऑफ साइलेंस था वो कितनी दूर था। तो वह जो है यहाँ से आपकी जो बनती है 1000 मील्स अवे, वह जो है उनके घर से लगभग 1000 मील की दूरी पर था। एक मील में होता है 1.6 समथिंग किलोमीटर, मतलब लगभग 1600 अप्रॉक्स 1700 के किलोमीटर आसपास जो है उनके घर से जो है टावर ऑफ साइलेंस था, जहाँ पे मरने के बाद जो है उन लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिस वजह से जो है उन्हें अपने बेटे को जो है सौंपना पड़ा आग में, अग्नि में। नंबर 10, द डैश चाइल्ड वॉज कंसाइंड टू फायर अंडर कंपल्सन। कौन सा बच्चा कंसाइंड सौंपा गया किसे, आग को, अंडर कंपल्सन मजबूरी की वजह से। तो इनका जो है फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड जो है सौंपा गया है अग्नि में, वो भी किस वजह से, तो मजबूरी की वजह से। नंबर 11, कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम्स टुक प्लेस डैश ईयर्स एगो। सौंपने, कंसाइनिंग मतलब सौंप देना, उन्होंने अपने नए मतलब जो जन्म लिए हुए बेटे को फ्लेम्स ज्वाला में सौंप दिया। कितने साल पहले, तो ये जब लेखक कहते हैं कि मेरे 20 साल पहले जो है मैंने अपने बेटे को अग्नि में सौंप दिया था। नंबर 12, It was the dash of the poet along with him passing by the घाट। जब कभी बचपन की बात है, जब बहुत मतलब वो बच्चा थे, तब एक दिन वो अपने किनके साथ एक घाट से गुजर रहे थे, जहाँ पे दाह संस्कार होती है उससे गुजर रहे थे। तो बचपन में जो है कभी अपने फादर के साथ, अपने पापा के साथ एक दिन घाट से होकर गुजर रहे थे। तो इनके पापा जो हैं इन्हें बताते हैं कि देखो आग जो है अपना कर्तव्य भूल चुका है, और वहाँ पे जो है अधजली उंगलियाँ, अधजली हड्डियाँ जो इनके पापा दिखाते हैं, जिस वजह से जो है इन्हें बहुत दुख होता है। नंबर 13, द डैश forgets its dead because sometimes it leaves the dead body half burnt। कौन ऐसा है जो भूल जाता है कभी कभी अपना कर्तव्य, क्या कर्तव्य, ऐसा कर्तव्य भूल जाता है कि वह जो है जो बॉडी जो होता है उसे अधजला छोड़ देता है, वो अधपका छोड़ देता है, पूरी तरह से उसे नहीं जलाता है। तो कौन अपना कर्तव्य भूलता है, तो यहाँ पे जो बनेगा आंसर हमारा वो बनेगा फायर। जो आग जो है वो अपनी कर्तव्य जो है कभी कभी भूल जाता है, और वह जो है कभी बॉडी को अधजला छोड़ के शांत हो जाता है। डैश स्वेयर्स, कौन शपथ लेता है, कौन कसम खाता है, टू सेव फायर, कि अग्नि को मैं बचाऊंगा, किस चीज़ से, फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। जो ये जो अग्नि से जो अपराध जो हो रहा है, उस अपराध, उस पाप को जो करने से जो है मैं बचाऊंगा, ऐसा कौन कसम खाता है। तो इसका जो है राइट आंसर बनेगा वो बनेगा के अंदरुवल्ला। के अंदरुवल्ला जो हैं ये जब अग्नि को देखते हैं तो ये 2 बार कहते हैं मैं शपथ खाता हूँ कि जो मैं ये जो आग जो तुमसे गलती जो हो रही है, मैं ये गलती करने से, तुम्हारी जो भूल है, मैं इससे तुम्हें बचा लूँगा। नंबर 15, द पोएट सो, कवि ने देखा, क्या देखा, एट द बर्निंग घाट, बर्निंग घाट पे जो दाह संस्कार वाली जो जगह थी उस पे उन्होंने क्या देखा, तो कवि जो है वहाँ पे देखते एम्बर्स। एम्बर्स का मतलब था अंगारा। अंगारे समझते हैं, जैसे कि जब आग वो जलती है और जलने के बाद जो वो जब बुझने को होती है, जो आगे जिस लकड़ी की आगे बुझने को होती है तो वो पूरी तरह से लाल दिखती होगी, उसी को एम्बर्स कहते हैं। हाफ बर्न्ट लिम्स, हाफ बर्न्ट लिम्स का मतलब होता है अध जले हाथ और पैर। बॉन्स मतलब हड्डियाँ, बिल्कुल ये भी है। तो यहाँ पे जो है कवि देखते बर्निंग घाट पे ये तीनों, वो एम्बर्स भी देखती है, अंगारा बिल्कुल घाट पे तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हाफ बर्न्ट लिम्स भी देखने को मिलेंगे, मतलब वो अध जले अंग भी देखने को मिलेंगे, हाथ और पैर, और हड्डियाँ भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए इसका राइट आंसर बनेगा ऑल ऑफ द एबव। आप पूरे वर्ड बाय वर्ड ध्यान रखिए। दोस्तों यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे
लाइक ज़रूर करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि यदि आप किसी की मदद करते हो तो प्रभु भी आपकी मदद करते हैं। ऐसा हम सभी मानवता के नाते ज़रूर कर सकते हैं। नंबर 16, डैश इज़ फ्राइटेंड एट बर्निंग घाट। कवि जो है उस अग्नि को देख के कहते हैं कि अग्नि, तुमने जो अपना कर्तव्य भूल जो रहे हो, तुम्हारी वजह से जो है कुछ लोग जो है तुम्हें अगर रात को अगर इस रास्ते से जाते हैं तो वो जो चांद की जो रोशनी पड़ेगी हड्डियों पर, जैसे लगता है वो हड्डी सी होके निकलती है, और जो अधजली जो उंगलियां वगैरह जो तुमने छोड़ दिया है उसे देख के लोग डर जाएंगे। तो कौन डर जाएगा? क्या कवि डरेंगे, पासर्स बाय राहगीर मुसाफिर डर जाएंगे, लोग डरेंगे या पुरुष डरेंगे? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा पासर्स बाय, राहगीर जो मुसाफिर हैं वो इसे देख के डर जाएंगे। नंबर 17, द घाट इज़ लोकेटेड। जो बर्निंग घाट जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये जो घाट जो क्या इन आ मैंगो ऑर्चर्ड, क्या ये आम के बगीचे में है? ऑन अ बीच, क्या समुद्र के किनारे है? नियर बाय अ रिवर, क्या नदी के किनारे में है? अलोंग द रोड साइड, क्या ये रोड के बगल में है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा नियर बाय अ रिवर। ये जो घाट जो स्थित है वह एक नदी के बगल में है। नंबर 18, द स्पीकर इन फायर हिम स्वेयर्स। जो लेखक हैं फायर हिम के, जो कवि हैं के अंदरवल्ला, वो शपथ खाते हैं, शपथ लेते हैं। कितनी बार शपथ लेते हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ट्वाइस। वह 2 बार जो है टोटल इतनी कसम खाते हैं कि अग्नि को मैं दोबारा से इस तरह की गलती करने नहीं दूंगा। नंबर 19, वी सो, हमने देखा। क्या देखा? एम्बर्स, जो अंगारे हैं, लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस। जो मैंने देखा, क्या देखा? एम्बर्स, अंगारे जो हैं वो खो रहे हैं। क्या खो रहे हैं? अपनी जो ये क्रूरता भरी जो आग की जो ललाट है उसे खो रहे हैं। अब ये लाइन कहाँ से ली गई है? आपके एग्जाम में 2 लाइन ऐसे पूछे जाएंगे, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स बनते हैं मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, आप उस लाइन को बस उसकी अर्थ समझ लें। अब अंगारा तो और किसी लेसन में बात नहीं होता है, ये सर बिल्कुल फायर हिम में बात होता है, इसलिए फायर हिम ही बनेगा। नेक्स्ट लाइन है, एज आई कंसाइंड, जैसा कि मैंने सौंप दिया, माई फर्स्ट बॉर्न, मेरे पहले जन्म लिए हुए बच्चे को, टू द फ्लेम्स, अग्नि में। अग्नि में जैसे फ्लेम्स का होता था ज्वाला, तो ये भी कहाँ से ली गई है? ये भी फायर हिम से ली गई है। नंबर 20 क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। के अंदरुवल्ला रॉट बुक्स। के अंदरुवल्ला ने कौन कौन से बुक्स लिखा है? तो ये तीनों बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। अंडर ओरियन, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, एप्रिएशन इन अप्रैल। ये तीनों बुक जो है लिखी गई है के एन दरुवल्ला के द्वारा। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ आई होगी। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं, मैं उसे सॉल्यूशन करने का ज़रूर पूरी तरह से कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर